हेलो एंड वेलकम टू इंडसएड कॉमर्स चैनल। मैं आपका स्वागत करता हूं इंडसएड कॉमर्स चैनल के ऊपर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि इकोनॉमिक्स के एक पिलर के नाम से फेमस है। जैसा कि अपन ने एक पहले इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट के अंदर एडम स्मिथ के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि एडम स्मिथ को हम कंपेयर कर सकते हैं फिजिक्स में आइजैक न्यूटन के अराउंड। ऐसे ही मैंने आपको उस टाइम बताया था कि हम इकोनॉमिक्स में अगर मॉडर्न एरा में आइंस्टीन का लेवल अगर किसी को देना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो है एक शख्सियत जिनका नाम है बेसिकली जॉन माइनर्ड कीन्स। क्या है उनका नाम? तो हम कह सकते हैं जॉन माइनर्ड कीन्स। तो ये एक बेसिकली इकोनॉमिस्ट हुए हैं और इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। इन्होंने बहुत सारे रेवोल्यूशनरी आइडियाज दिए हैं जिनकी मदद से अलग अलग देशों के जो इकोनॉमीज हैं उन्होंने अपने उस समय के दौरान जो प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रही थी अपनी अपनी कंट्रीज में, जैसे यूएसए, यूरोप और आप कह सकते हो साउथ ईस्ट एशिया, तो अलग अलग कंट्रीज में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी तो उनके ऊपर जो इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी आप कह सकते हो आइडियाज दिए, उसके बहुत इंपैक्ट देखने को मिले। इसीलिए इनका नाम बहुत फेमस है और इनको हर जगह रिकॉग्नाइज किया जाता है और इनको आप कह सकते हो नोबेल प्राइज भी इकोनॉमिक्स में इसी वजह से मिला। तो इनके बारे में अपन अपनी थोड़ी सी स्टडी करते हैं, अपन पढ़ते हैं। लेट्स गो। तो सबसे पहले तो इनके बारे में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ही वॉज अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। ठीक है, ही वॉज अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। एक अगेन ब्रिटेन में रहने वाले इकोनॉमिस्ट थे। तो आप देख सकते हो कि कब इनका जन्म हुआ। तो ही वॉज बॉर्न इन 1883, यानी कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट 1883 में इनका जन्म हुआ। और इनकी पढ़ाई कहां हुई? तो इनकी पढ़ाई हुई एजुकेटेड इन किंग्स कॉलेज, कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम। यानी कि जो एडम स्मिथ साहब थे वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में थे, वो स्कॉटिश थे, तो ये थे ब्रिटिश। इनकी पढ़ाई हुई किंग्स कॉलेज, कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम। बहुत फेमस कॉलेज है, आपको पता है वर्ल्ड का टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आता है। और वहां पे आपने सुना होगा जैसे ऑक्सफोर्ड है, तो कैम्ब्रिज है, तो बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। यहां से बहुत सारे नोबेल प्राइजेस निकले हैं साइंस की फील्ड में, लिटरेचर की फील्ड में, और आप कह सकते हो इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटीज, इन सब फील्ड में बहुत ही ज्यादा इसका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े और उसके बाद वहीं के इनको डीन अपॉइंट किया गया, तो वहीं के प्रिंसिपल बन गए, डीन बन गए। तो इनके सुपरविजन में ही वहां का सारे काम होता था। आगे बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट इसमें आप देखो तो क्या है, ही हैड शार्प इंटेलेक्ट। इनका इंटेलेक्ट बहुत ही शार्प था। ठीक है, तो ही वॉज वेरी आप कह सकते हो इंटेलिजेंट एंड वेरी शार्प, यानी कि इनकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी थी। और ये एक तरीके से आप कह सकते हो तो जो करंट सिनेरियो में अलग अलग चीजें इमर्ज हो रही थी उसको ये एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते थे। उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, उन सब के बारे में इनकी एक जो सोच थी वो बहुत ही गजब थी। तो उस तरीके से आप कह सकते हो शार्प इंटेलेक्ट। ठीक है, बहुत समझबूझ वाले आदमी थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इनके बारे में क्या है कि क्योंकि ये बहुत शार्प इंटेलेक्ट के थे तो ये एक्टिवली इन्वॉल्व थे किसके अंदर? इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। कब? ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो माइंडेड आप इनका जो पीरियड देखोगे ना तो 1883 से लेकर और जो फर्स्ट आप कह सकते हो हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी का जो पीरियड था तो उसके अंदर ये बेसिकली वही इनका प्राइम था। और उस दौरान इन्होंने काफी आप कह सकते हो कि एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था। तो उस टाइम की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही थी, जैसे कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो एक एक्सेस पावर्स थी, एक अलाइड पावर्स थी। तो एक आप कह सकते हो यूएस और यूके का गुट बना हुआ था, दूसरी तरफ आप कह सकते हो जर्मनी, इटली, इनका गुट बना हुआ था। तो इनके बीच में कोई भी अगर एक तरीके से डिप्लोमेटिक टॉक करना हो, कुछ भी पीस रिगार्डिंग कुछ ट्रीटी करनी हो, तो इनसे राय मशवरा लिया जाता था। और ये खुद भी एक्टिवली इन्वॉल्व होते थे क्योंकि मैंने बताया कि ये बहुत ही शार्प इंटेलेक्ट था और बहुत ही एक तरीके से समझदार इंसान थे। तो नेचुरली इनकी विजडम का उपयोग सारी कंट्रीज क्यों ना करें। तो अपन देखते हैं आगे इन्होंने उसमें क्या क्या किया। ठीक है, तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी फॉलोइंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या पीरियड था? तो बेसिकली 1914-15 के अराउंड ये स्टार्ट हुआ था और 1990 तक
हुआ था, उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी, तब उसका कंक्लूजन हो गया था। तो उसके बाद जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी थी उसमें इनका बहुत योगदान था। नेक्स्ट क्या है, ही प्रोफेसाइज द ब्रेकडाउन ऑफ द पीस एग्रीमेंट ऑफ द वॉर इन द बुक द इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज ऑफ द पीस। तो बेसिकली क्या था कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साई थी उसमें जो एक पीस का संधि या पीस की ट्रीटी की थी, तो उसके अंदर बेसिकली आप देख सकते हो कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस जर्मनी के ऊपर डाली गई थी जिसके तहत आप कह सकते हो उनको वॉर रेपरेशंस देने थे, और आर्मी के रिगार्डिंग बहुत सारी कंडीशंस थी जो उनके लिए बहुत हैवी थी। तो उसको देखते हुए और उस टाइम की जो पॉलिटिक्स को देखते हुए इन्होंने कहा था कि ये जो पीस है ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। तो उसके जो पूरे इन्होंने कारण है, जो इसके लॉजिक है, वो इस बुक के अंदर बताए थे। बहुत फेमस बुक है द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पीस, आप कह सकते हो 1919 में पब्लिश की थी। तो इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको आप ऑनलाइन ऑर्डर करके या कहीं भी आपको ऑफलाइन मिल जाए तो पढ़ सकते हैं। तो इसमें आपको उस टाइम का एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मिलेगा विद अ पुट ऑफ विद अ पिंच ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके। और बहुत ही आपको शानदार है, शायद आप उसको पढ़ने के बाद आज से रिलेट कर सके, जैसा आज का हमारा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है और एक तरफ आप कह सकते हो यूरोप है जो यूक्रेन को और यूएस है जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। उसमें भी बहुत जगह इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यूरोप के अंदर आप वो पूरी तरीके से रशिया से एक तरीके से डिटैच नहीं हो सकता, क्योंकि जो रशियन नेचुरल गैस है, जो रशियन एनर्जी है, उसके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट है यूरोप। तो यूरोप को रशिया से डिटैच होने में बहुत टाइम लगेगा। आपने बीच में देखा भी होगा कि एस जयशंकर से एक रिपोर्टर ने यूरोप में पूछा था कि भाई क्यों इंडिया रशियन ऑयल खरीदता है जबकि रशिया और यूक्रेन इतना वॉर चल रहा है। तब उन्होंने कहा था कि जो यूरोप है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, कि दे आर हिपोक्रेट्स, और आप लोग को तो ये पूछना नहीं चाहिए क्योंकि आप खुद रशिया से नेचुरल गैस खरीद रहे हो, आप खुद आपकी सारी जो पाइपलाइंस हैं वहां से रशियन नेचुरल गैस आ रही है, क्योंकि आप एनर्जी डिपेंडेंट हो। तो इस कारण से क्या है कि ये सब जो अपन देखते हैं कि जो पॉलिटिकल अरीना होता है उसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का रोल होता है और एक ये मिक्स्ड बैग होता है। तो उसकी स्टडी, उसका जो एनालिसिस था वो जॉन माइनर्ड कीज ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रखा था, और आप इस बारे में पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज में बहुत अच्छी अवेयरनेस होगी। आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा, इससे पहले इनकी आप फोटो देख लीजिए। ये थे जॉन माइनर्ड कीन्स, देख सकते हैं आप, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, बहुत ही एरोडाइट, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे, ठीक है। तो फोटो आपने देख ली, अपन आगे बढ़ते हैं। अब इनके मेन क्रक्स पे आते हैं कि इनका इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, यानी एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट इनका क्या योगदान था, क्या रोल था। तो इन्होंने एक बुक लिखी, कब लिखी, बेसिकली 1936 में लिखी, 1936 में लिखी। क्या थी वो बुक का नाम, बेसिकली जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, और इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट तो आपको पता ही है, ठीक है, जो ब्याज मिलता है, जो ब्याज होता है, और मनी, मनी यानी कि पैसा, रुपया, किसी भी फॉर्म में, डॉलर कह लें, पाउंड कह लें, ठीक है। तो एक जनरल थ्योरी है जो कि एक रिलेशनशिप बताती है किसके बीच में, एम्प्लॉयमेंट के बीच में और इंटरेस्ट के बीच में। इंटरेस्ट कौन सा, जो भी प्रिवेलिंग आप कह सकते हो बैंक रेट्स है, रेपो रेट्स हैं, जो कि आरबीआई, जैसे हमारे इंडिया के केस में जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो एक तरीके से सेट करता है। यूएस में जाओगे तो आप कह सकते हो फेडरल बैंक है, यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड है। तो इस तरीके से जो सेंट्रल बैंक होता है वो इन रेट्स को गवर्न करता है और इनको वो यूज करके एक मॉनेटरी पॉलिसी को सेट करता है, जिसके हिसाब से आप कह सकते हो इन्फ्लेशन हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गई, ये सब चीजें टारगेट होती है। और कैसे टारगेट होती है, बेसिकली मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। तो उस पूरे जो एक चक्र को, उस पूरे एक लॉजिकल डायग्राम को, उस पूरे एक रीजनिंग को, जो आप कह सकते हो बहुत ही सुंदर तरीके से किसी ने अगर डिस्क्राइब किया और उसमें अलग अलग थ्योरीज डिस्क्राइब करी, तो वो थे बेसिकली हमारे जॉन माइनर्ड कीन्स साहब, ठीक है। इनको जेएम कीन्स भी कहते हैं, कीन्स सिर्फ कीन्स भी कहते हैं, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो दिस इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक्स बुक्स ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है। यानी कि अगर आप पुराने वाले एरा में जाओ तो जो एडम स्मिथ साहब ने किताब लिखी थी, ठीक है, एन इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेशंस, वो उन्होंने किताब लिखी थी, तो उसको हम बाइबल की तरीके से कहते हैं कि फाउंडेशन थी। तो ये फाउंडेशन का आप कह सकते हो अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर ये किताब थी, ठीक है।
द जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट मनी एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कब पब्लिश हुई? 1936। ये बात का आप ध्यान रखना, और बहुत मोस्ट इन्फ्लुएंशियल किताब है। ये एक तरीके से एक एकेडमिक बैकग्राउंड सेट करती है। आप कभी भी इकोनॉमिक्स के अंदर अगर आप बैचलर्स करेंगे, मास्टर्स करेंगे, फर्दर पीएचडी स्टडीज करेंगे, थीसिस करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं जो फाउंडेशनल चीजें हैं वो इनकी पढ़ के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक तरीके से स्टेपिंग स्टोन है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। एक लास्ट इनके बारे में चीज है, क्या है? ही वॉज अ वेरी श्रूड फॉरेन करेंसी स्पेक्युलेटर। श्रूड, अगेन श्रूड मतलब क्या होता है? श्रूड मतलब बेसिकली बहुत चालाक, बहुत शातिर। ठीक है, मतलब जैसे आप देख सकते हो, कहते हैं कि मतलब बहुत ही जिसके जो 2 कदम आगे सोचता हो। ठीक है, और आप जब सोच रहे हो वो उससे 2 कदम आगे सोच रहा है या आपसे पहले सोच लेता है। और क्या थे? फॉरेन करेंसी स्पेक्युलेटर, बहुत ही चालाक, एकदम लोमड़ी जैसी दिमाग रखने वाले। क्या थे? फॉरेन करेंसी स्पेक्युलेटर। फॉरेन करेंसी क्या होती है? जैसे कि मान लो हम भारत के हैं, हम इंडिया के हैं, तो हमारे लिए फॉरेन करेंसी हो गई डॉलर, पौंड, आप कह सकते हो रूबल, येन, युआन। तो जो बाहर की करेंसीज हैं, तो इनको आप कह सकते हो कि ये हमारे लिए फॉरेन हो गई। अब इन फॉरेन करेंसीज का एक एक्सचेंज मार्केट है जहां पे फॉरेन करेंसीज ट्रेड होती हैं। कैसे ट्रेड होती हैं? सपोज करो आप इंडिया में कोई बहुत बड़ी कंपनी हो। ठीक है, आप कंपनी हो एक्स। ठीक है, अब आपको यहां से मान लीजिए आपने दुबई के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, आपने दुबई में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, कोई जमीन खरीदी है, कोई फैक्ट्री खरीदी है, तो आप यहां से रुपया लेके जाना चाहते हो बाहर, क्योंकि दुबई में वहां आपको खरीदना है। तो आप यहां से दुबई लेके जाओगे, तो दुबई में रुपया तो एक्सेप्ट होता नहीं है, तो दुबई में क्या एक्सेप्ट होगा? दुबई में वहां की दिरहम या दिनार चलती है। तो आप यहां से क्या लेके जाओगे? यहां से आप रुपये को कन्वर्ट करोगे डॉलर में। ओके, और उस डॉलर से आप फिर दुबई की लोकल करेंसी में आप उस डॉलर को कन्वर्ट करोगे उस लोकल करेंसी में, और फिर वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे। सेम वे अगर आप यूएस जा रहे हो, तो यूएस में अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वहां पे आपको डॉलर ही चलेगा, तो आपको रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो कन्वर्जन होता है अलग अलग करेंसीज के बीच में, ये एक मार्केट में होता है। इस मार्केट को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। ठीक है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट इस तरीके से भी कहते हैं। तो ये बेसिकली अगेन डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर सेट होता है। जैसे कि आप देख सकते हो डॉलर और रुपये का एक एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है, तो उसी तरीके से उसके अंदर क्या होते हैं कि बहुत सारे ट्रेडर होते हैं। जैसे कि शेयर मार्केट में ट्रेडर होते हैं, गोल्ड मार्केट में ट्रेडर होते हैं, अलग अलग मार्केट्स में ट्रेडर होते हैं, सब्जी मंडी में भी ट्रेडर्स होते हैं जो इधर का लेके उधर बेचते हैं। तो ऐसे ही करेंसी मार्केट में भी ट्रेडर्स होते हैं। वो ट्रेडर क्या करते हैं? जैसे डॉलर खरीदते हैं और डॉलर के अगेंस्ट आप कह सकते हो रुपये को बेचते हैं, या उनके पास रुपया है तो डॉलर खरीदते हैं। तो वो एक तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, और उस ट्रेडिंग में जो भाव ऊपर नीचे बढ़ता है उसके अंदर वो स्पेक्युलेट करते हैं। जैसे मान लो कि उनको लग रहा है कि डॉलर के भाव फ्यूचर में बढ़ जाएंगे, तो वो अभी से डॉलर खरीद के रख लेंगे। जिससे अभी सस्ता है डॉलर, अभी खरीद के रख लो, फिर फ्यूचर में उसको जब डॉलर महंगा होगा तो आप बेच सको। तो ये जो गेन है, ये गेन जो डिफरेंस है, ये वो कमा सके, तो इसको कहते हैं स्पेक्युलेशन। स्पेक्युलेशन मतलब अंदाजा लगाना। ये एक तरीके का जुआ होता है, ये एक तरीके का आप कह सकते हो गैम्बलिंग होती है, क्योंकि इसमें आप अंदाजा लगा रहे हो, आप गेस कर रहे हो, आप एंटिसिपेट कर रहे हो, आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो चीज होती है, ये करते थे। तो अब आप कहोगे कि सर ये तो गलत है, पर मैं कहूंगा कि ये गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको इसकी नॉलेज थी। ठीक है, कोई भी स्पेक्युलेशन अगर किसी को भी करना हो, तो अगर वो बिना नॉलेज के करता है, तो दैट इज वेरी, आप कह सकते हो डेंजरस, एंड दैट कैन कॉज यू इनॉर्मस लॉस। तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आप जो ये कर रहे हैं, तो आप देखो ये कितने हाई लेवल के पढ़े हैं, कितनी नॉलेज है इनको, उसके बाद ये इतना कर पा रहे हैं। इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख दी, इनको इकोनॉमिक्स की एक एक बारीकी की नॉलेज है, और इन्होंने थ्योरीज और बना दी। तो फिर इस तरीके का आदमी तो कर रहा है, तो वो कर सकता है, क्योंकि वो रिस्क लेने के लिए उसके पास कैलकुलेशन है, एक उसके पास रीजन है। आया समझ में? तो ये चीज से आप लोग कोई इंप्रेस मत होना कि ही वॉज अ श्रूड फॉरेन करेंसी स्पेक्युलेटर। तो वो इनके लिए था, इनके लिए जायज था। ठीक है, तो आई होप सो आपको जॉन माइनर्ड कीन्स के बारे में एक पूरा ओवरव्यू मिला होगा। अपन एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो जॉन माइनर्ड कीन्स, इनकी स्नैप एरा। ठीक है, क्या थे वो? ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। कब पैदा हुए? 1883, ऑब्वियसली ब्रिटेन में पैदा हुए। और क्या पढ़ा उनके बारे में? एजुकेटेड इन किंग्स कॉलेज
कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम, लंदन, ठीक है। उसके बाद वो उसके डीन बन गए और इन्होंने बहुत शार्प इंटेलेक्ट होने के कारण, बहुत तेज तीक्ष्ण बुद्धि होने के कारण इन्होंने एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पार्ट लिया। उस टाइम का जो वर्ल्ड वॉर के बाद का जो पीरियड था, मैंने बताया ट्रीटी ऑफ वर्साई जो हुई, आप कह सकते हो अलाइड और एक्सेस पावर्स के बीच, तो उसके अंदर इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया, मीटिंग्स में भी पार्ट लेते थे। और क्या था, इन्होंने फिर उसके बाद प्रोफेसाइज किया कि वो जो पीस ट्रीटी हुई थी वो पीस ट्रीटी चलेगी नहीं, तो उसकी कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि वो इकोनॉमिक एंगल से वाइबल नहीं है। उसके ऊपर उन्होंने किताब लिखी, द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पीस 1919, यानी कि इन्होंने बताया कि इस पीस ट्रीटी में जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो इकोनॉमिकली वाइबल नहीं हो पाएंगी, इसलिए ये चल नहीं पाएगी, और वो इस किताब में बताया। और इन्होंने जो एक फाउंडेशनल एक स्टेपिंग स्टोन, जो एक एकेडमिक एंगल से इकोनॉमिक्स में किताब लिखी, उस किताब का नाम था बेसिकली द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। कब लिखी? 1936 के अंदर। और ये एक फाउंडेशन किताब है जो कि एकेडमिकली इकोनॉमिक्स में सब जगह यूज होती है। आप चाहे मतलब कोई भी आप लेवल पे जाएं, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, सब जगह इस बुक से जो थ्योरीज है, जो इस बुक का एक तरीके से सिखलाई है, वो सब जगह काम आती है। ओके। और लास्ट में, क्योंकि इतने नॉलेजेबल इंसान थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे और इनको लगता था कि मैं इससे अर्निंग भी कर सकता हूं, तो ये एक फॉरेन करेंसी मार्केट में एक श्रूड स्पेकुलेटर थे। मैंने बताया श्रूड मतलब अगेन बहुत चालाक, बहुत जो प्रेडिक्ट कर सकता है चीजों को, और बहुत ही इंटेलिजेंट। तो कौन से मार्केट में? फॉरेन करेंसी मार्केट। मैंने बताया जहां पे करेंसीज का एक्सचेंज होता है, करेंसी का ट्रेड होता है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, डिफरेंट वहां पे ट्रेडर्स होते हैं जो एक जो कंट्री है उसकी करेंसी को दूसरे के साथ ट्रेड करती है, और वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आगे वो बढ़ेगी या घटेगी, उसके हिसाब से वो ट्रेड सेट करते हैं। तो ये सब चीज मैं, और फिर मैंने लास्ट में बताया कि क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट थे, इसके लिए ये स्पेकुलेशन कर पाते थे, अदरवाइज इट्स अ वेरी रिस्की गेम। तो ये आपको पूरा समझ में आया होगा, आई होप सो। और जॉन माइनर्ड कीन्स जो कि बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, इनके बारे में आपको ये जो पूरा एक मैंने ओवरव्यू दिया है ये याद रहे, और आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं ये पूरी नॉलेज काम आए। इन किताबों को आप पढ़ें जो मैंने बताई। तो ऐसी उम्मीद के साथ मैं आपको बेस्ट ऑफ लक करता हूं, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड बाय।